आई वेलकम यू ऑल टू दिस चैनल। जैसा आप जानते हैं, इस चैनल पर आपको इकोनॉमिक सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोस मिलती हैं, जिसमें क्लास 9th, 10th, 11th और 12th सीबीएसई बोर्ड की कंप्लीट सिलेबस वीडियोस अवेलेबल होती हैं। इन सभी वीडियोस को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ने के लिए आपको ये चैनल सब्सक्राइब करना है, तो आप इसे सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन का जो बटन है उसे भी दबाएं, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियोस इस चैनल पर अपलोड होती है वो आप तक पहुंच सके। आप अपनी जो फीडबैक है उसको भी कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर भेजें, ताकि आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कंटेंट को और बेटर किया जा सके। थैंक यू। I welcome you all in this class. Topic for discussion in this class is World Trade Organization. तो इस क्लास में हम विश्व व्यापार संगठन के बारे में डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे। पिछली वीडियो में आपने लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, इसके बारे में डिटेल में आपने इसको पढ़ा था। और जैसा आप जानते हैं, इंडिया में 1991 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी बनी थी, जिसको हम एलपीजी पॉलिसी कहते हैं। एलपीजी पॉलिसी का मतलब है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो ये कंपोनेंट थे इस पॉलिसी के। तो इकोनॉमी को लिबरलाइज किया गया, यानी बहुत सारी जो इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस थी या टैक्सेस थे बहुत सारे इंपोर्ट के ऊपर, उसको कम किया गया या उसको ख़त्म किया गया। इकोनॉमी को फ्री कंपटीशन के लिए खुला छोड़ दिया गया। तो इस तरह से इंडियन इकोनॉमी को लिबरलाइज किया गया 1991 में। प्राइवेटाइजेशन भी शुरू हुआ। पहले गवर्नमेंट सेक्टर के पास लीडिंग रोल था इकोनॉमिक ग्रोथ का, तो वो रोल गवर्नमेंट सेक्टर से वापस लेके प्राइवेट सेक्टर को दिया गया। और तीसरा कंपोनेंट था ग्लोबलाइजेशन, जिसके बारे में आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी पिछले वीडियो में। तो इंडिया में जब ये इकोनॉमिक रिफॉर्म शुरू किए गए, तो दुनिया के जो लीडिंग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस थे, उन्होंने इन रिफॉर्म्स का स्वागत किया। यानी उनके हिसाब से ये रिफॉर्म्स बहुत बढ़िया थे, और ख़ास करके लिबरलाइजेशन को ज़्यादा सपोर्ट किया गया, क्योंकि जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस थे उनका मानना था कि जब ट्रेड पर कई तरह की रिस्ट्रिक्शंस लगा दी जाती हैं या बैरियर्स क्रिएट किए जाते हैं, अवरोध पैदा किए जाते हैं फ्री ट्रेड के लिए, तो वो नुकसानदायक होता है। इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का मानना है कि ट्रेड पर किसी भी तरह की रिस्ट्रिक्शंस या बैरियर्स नहीं होने चाहिए। देयर शुड बी फ्री ट्रेड फॉर ऑल, कि जितनी भी इकोनॉमीज़ हैं वो जिस भी देश से चाहे उससे व्यापार कर सकती है और करना चाहिए, ताकि जो ट्रेडिंग कंट्रीज़ हैं उनको बेनिफिट हो एक दूसरे से। ऐसा इन ऑर्गेनाइजेशंस का मानना था। और इन ऑर्गेनाइजेशन में से एक ऑर्गेनाइजेशन था वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसको हम कहते हैं विश्व व्यापार संगठन। WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये एक ऐसी संस्था है जो विश्व भर में इंटरनेशनल ट्रेड को लिबरलाइज करने के लिए काम करती है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि फ्री ट्रेड को प्रमोट करना, ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मेन काम है। अब बात करते हैं इसकी स्थापना कब हुई थी। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को 1995 में स्थापित किया गया था, 1 जनवरी को। इसका जो हेडक्वार्टर है वो जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। और प्रेजेंटली इसमें 164 कंट्रीज़ हैं जो इसकी मेंबर हैं। तो ये जो 164 कंट्रीज़ हैं, ये पूरे वर्ल्ड ट्रेड का 98%
शेयर को ये रिप्रेजेंट करती हैं। यानी 98% जो व्यापार होता है पूरे संसार में वो इन देशों के बीच में होता है जो WTO का हिस्सा है। WTO को स्थापित करने का जो मुख्य कारण था वो था कि डेवलप्ड नेशन ये चाहते थे कि दुनिया में जो ट्रेड हो वो लिबरलाइज हो, यानी ट्रेड बैरियर्स ख़त्म हो। जैसे आपने पिछले टॉपिक में ट्रेड बैरियर्स के बारे में पढ़ा था कि इंडिया में जब हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा देना था इनिशियल स्टेज में आज़ादी के बाद, तो उस समय इंडिया में कई सारी रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई इंपोर्ट पे। इंपोर्ट टैक्स को कई गुना लगाया गया ताकि हम फॉरेन कंपटीशन को इनवाइट ना करें अपने देश में, क्योंकि हमारी इंडस्ट्रीज उस समय क्या थी, इन्फेंट्री स्टेज में थी और वो कंपटीशन को झेल नहीं सकती थी। तो इसलिए हमारे यहाँ पर कई तरह की ट्रेड बैरियर्स क्रिएट किए गए थे ताकि फॉरेन कंपटीशन को हम फेस कर पाएँ। इस तरह से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि WTO का जो मेन काम है वो है कि पूरी दुनिया में फ्री ट्रेड को प्रमोट करना, यानी इंटरनेशनल ट्रेड को लिबरलाइज करना। दूसरे शब्दों में कहें तो अलग अलग देशों ने जो ट्रेड बैरियर्स क्रिएट किए हुए हैं अपने अपने इंटरेस्ट में, उनको ख़त्म करना। ये जो मेन काम है ये है WTO का। अब WTO जो है वो वर्ल्ड ट्रेड के बारे में रूल रेगुलेशन बनाता है और उनको फॉलो करने के लिए अलग अलग मेंबर कंट्रीज को ये कहता भी है और उनको प्रेशराइज भी करता है। तो ज़्यादातर जो डेवलपिंग नेशन है उन्होंने इसके जो नियम है उसको वो फॉलो करते हैं, जिसमें इंडिया भी एक कंट्री आता है, कि जो WTO के रूल्स हैं उसको ज़्यादातर डेवलपिंग के जो नेशन हैं वो मानते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जो डेवलप्ड नेशन हैं, जो अमीर देश हैं जैसे कि अमेरिका है या UK है या जो भी और डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं दुनिया में, वो उसके रूल्स को नहीं मानती हैं। मतलब बहुत कम रूल है जो उनके देशों में फॉलो होते हैं। तो एक तरह से कह सकते हैं कि जो डेवलप्ड नेशन है वो एक तरह की चीटिंग करते हैं कि डेवलपिंग नेशन तो रूल फॉलो करेंगे लेकिन हम नहीं करेंगे। वो अपने बेनिफिट के लिए ही सारे काम करते हैं। तो ये हो रहा है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि WTO को स्थापित करने का जो लक्ष्य था वो पूरा नहीं हो पा रहा है, क्योंकि फ्री ट्रेड को जो है वो प्रमोट करना था काम। लेकिन फ्री ट्रेड डेवलपिंग नेशन में तो प्रमोट हो रहा है, लेकिन डेवलप्ड नेशन उसको नहीं कर रहे हैं। जो कई तरह के रूल रेगुलेशन WTO ने बनाए हैं उनको डेवलप्ड नेशन जो है वो नहीं मानते हैं, इन द सेंस कि उसको फॉलो ही नहीं करते हैं। वो कई तरह की मैनिपुलेशन उसमें कर जाते हैं। तो आइए हम इसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से डिस्कस करते हैं। यहाँ हम एग्रीकल्चर सेक्टर ऑफ इंडिया एंड USA को कंपेयर करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं हमारे देश में ज़्यादातर लोग खेतीबाड़ी का काम करते हैं और एम्प्लॉयमेंट के लिए वो एग्रीकल्चर सेक्टर पर ही डिपेंड करते हैं। हमारी जो वर्क फोर्स है उसका 44% हिस्सा अभी भी एग्रीकल्चर सेक्टर पर डिपेंड करता है। हालांकि पहले के मुकाबले इसमें कमी आई है और हमारा जो GDP में जो कंट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर सेक्टर का, इट इज़ अप्रोक्सीमेटली 15%। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम USA की बात करें तो USA के GDP में उसके एग्रीकल्चर सेक्टर का सिर्फ 1% शेयर है, सिर्फ 1%। मतलब 99% जो शेयर है उनका GDP का, इट कम्स फ्रॉम सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर। और एग्रीकल्चर सेक्टर में उनकी जो टोटल वर्क फोर्स है उसका सिर्फ 0.5% हिस्सा लगा हुआ है, मतलब लेस देन 1%। 1% भी लोग नहीं हैं जो वहाँ एग्रीकल्चर करते हैं। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड द बिग डिफरेंस। जैसा कि आप जानते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर में इनकम कम होती है और सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर में इनकम ज़्यादा होती है। तो USA में 99% से ज़्यादा लोग जो हैं
वो अपना एम्प्लॉयमेंट प्राप्त करते हैं सेकेंडरी एंड टर्सी सेक्टर में, तो बहुत ज़्यादा इनकम कमाते हैं वो। और वहाँ जो फार्मिंग पॉपुलेशन है, जो फार्मिंग करती है जो वहाँ की जनसंख्या, वो 0.5% है वहाँ की टोटल वर्क फोर्स का, तो बहुत ही कम है, नेग्लिजिबल है। और जीडीपी जो उनका टोटल है यूएसए का, उसमें सिर्फ 1% शेयर है उनका, ओनली 1% शेयर। हमारे यहाँ 15% है जीडीपी में। तो अब आप इसको यूँ समझिए कि यूएसए की इकोनॉमी के पास जो बड़ा कंट्रीब्यूशन आता है वो आता है सेकेंडरी सेक्टर से और टर्सी सेक्टर से, और ओनली 1%, जस्ट नेग्लिजिबल शेयर, इट कम्स फ्रॉम द एग्रीकल्चर सेक्टर। अब उनके पास इतने सारे फंड्स होते हैं, ह्यूज फंड्स होते हैं, कि वो अपने फार्मर्स को बहुत सारी सब्सिडी देते हैं। काफ़ी सारा पैसा जो है वो अपने देश के फार्मर्स को देते हैं। तो उससे क्या होता है कि फार्मर्स को काफ़ी सारा बेनिफिट हो जाता है, गवर्नमेंट से हेल्प मिलती है, उनको सब्सिडी मिलती है एक तरह से। तो फार्मर क्या करते हैं कि अपने देश के लिए तो वो अनाज जितना चाहिए उतना तो उगाते ही हैं, लेकिन एक्स्ट्रा जो बच जाता है उनके पास, उसको फिर वो दूसरे देशों को क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, और बहुत सस्ती दरों पर एक्सपोर्ट करते हैं। अब आप इसको यूँ समझिए कि यूएसए अगर फूड ग्रेन को सप्लाई करेगा, एक्सपोर्ट करेगा, तो वो सस्ती दरों पर करेगा। और अगर इंडिया करेगा तो इंडिया में तो सब्सिडीज नहीं मिलती है फार्मर्स को, उस तरह की तो नहीं मिलती ना, उस लेवल पे तो नहीं मिलती हैं। जो सब्सिडीज मिलती हैं उसमें भी भारी कमी हो चुकी है। तो इंडिया से अगर फूड ग्रेन को हम एक्सपोर्ट करेंगे तो वो बहुत महंगा, उसकी हाई प्राइस होगी। और यूएसए जो एक्सपोर्ट करेगा दूसरे देशों को, काफ़ी सस्ता होगा। तो नेचुरली है कि यूएसए जो है वो कम्पीट करेगा, यूएसए का ट्रेड वॉल्यूम बढ़ेगा, हमारा ट्रेड वॉल्यूम कम होगा, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट महंगे हैं, तो हमारे प्रोडक्ट की डिमांड ही नहीं होगी फॉरेन कंट्री में। तो यूएसए क्या कर रहा है, या यूएसए जैसे दूसरे जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो क्या कर रहे हैं कि वो जो एक फ्री ट्रेड के लिए रूल रेगुलेशन बनाए गए हैं डब्ल्यूटीओ के द्वारा, कि किसी भी तरह की हमने ट्रेड बैरियर्स नहीं करने हैं, ना तो हमने अपने प्रोड्यूसर्स को कोई स्पेशल बेनिफिट्स देने हैं, और ना हमने इम्पोर्टर्स के ऊपर कोई टैक्स लगाना है। लेकिन यूएसए इस बात को नहीं मान रहा है। यूएसए अभी भी अपने फार्मर्स को काफ़ी सारी सब्सिडी देता है, तो हमारे फार्मर compete नहीं कर सकते हैं इंटरनेशनल मार्केट में। तो ये जो एक सिचुएशन है जिसमें डेवलप्ड नेशन जो है वो मैनिपुलेशन करते हैं, इस चीज़ को इस एग्जाम्पल के माध्यम से जो है वो समझाने की कोशिश की गई है। तो जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको फिर नुकसान होता है। अब डेवलपिंग कंट्रीज जो हैं पूछती हैं डब्ल्यूटीओ से कि भाई आपने तो कहा था कि आप फ्री ट्रेड अलाउ करो, अब हम तो कर रहे हैं, लेकिन जो लीडिंग इकोनॉमीज़ हैं, डेवलप्ड इकोनॉमीज़ हैं, वो तो उसको फॉलो ही नहीं कर रही हैं। उससे डेवलपिंग नेशंस का नुकसान हो रहा है। तो इस तरह से हम इसको कंक्लूड कर सकते हैं कि डब्ल्यूटीओ जो बनाया गया है वो एक तरह से इंटरनेशनल ट्रेड को लिबरलाइज करने के लिए बनाया गया है, यानी फ्री ट्रेड को प्रमोट करने के लिए डब्ल्यूटीओ को बनाया गया था। और इसका इनिशिएटिव भी किसने लिया था, डेवलप्ड नेशंस ने लिया था, यूएसए जैसी कंट्री ने लिया था, कई और देश थे, क्योंकि उनको अपने जो हित थे वो दिख रहे थे इसमें। लेकिन अब अनफॉर्चुनेटली जो रूल रेगुलेशन बने हुए हैं उनको जो डेवलप्ड नेशंस हैं वो फॉलो नहीं कर रहे हैं, जैसा हमने यहाँ एग्जांपल में डिस्कस किया अभी, वो उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, डेवलपिंग नेशन उसको फॉलो कर रहे हैं। तो एक तरह से जो फ्री ट्रेड का फ़ायदा मिलना चाहिए था डेवलपिंग नेशंस को, वो उनको नहीं मिल पा रहा है। इसका जो मेजर बेनिफिट है वो वैसे भी डेवलप्ड नेशंस को मिलता है, क्योंकि वर्ल्ड ट्रेड में सबसे बड़ा शेयर तो डेवलप्ड नेशंस का ही है, तो वो तो वैसे भी ज़्यादा प्रॉफिट कमाते हैं। और दूसरी तरफ वो अपने फार्मर्स को सब्सिडी भी काफ़ी ज़्यादा देते हैं, उनका प्रोडक्ट जो है वो सस्ता हो जाता है इंटरनेशनल मार्केट में, और वो अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को भी आसानी से बेच लेते हैं दूसरे देशों में। जबकि जो डेवलपिंग नेशन है वो अपने फार्मर्स को सब्सिडी दे नहीं सकते हैं, या उतनी मात्रा में नहीं दे सकते, क्योंकि उनके पास इनकम बहुत कम है। तो डेवलपिंग नेशन में जो फूड ग्रेन का जो प्राइस है बहुत हाई रहता है, अगर एक्सपोर्ट भी करेंगे तो भी हाई प्राइस पे करेंगे, तो इंटरनेशनल मार्केट में कहीं कम्पीट नहीं कर पाएंगे वो। So this is the loss. So this was all about the World Trade Organization. I hope that you like this content. So dear students, if you find this content meaningful and helpful to you, then please share it to other students also, so that they can also be benefited from this. Thank you.